हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज ये कार्बन और उसके यौगिक का ये तीसरा लेक्चर है और आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति कि कैसे हम नाम लिखते हैं। कार्बन यौगिक के अलग अलग कार्बन यौगिक के नाम हम किस प्रकार से लिखते हैं जब उनमें अलग अलग प्रकार्यात्मक समूह जुड़ जाएं। और इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। 100% इससे एग्ज़ाम में आना है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से समझ लो आज और ख़त्म करते हैं एक ही बार में। तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि समजातीय श्रेणियों में यौगिकों के नाम का आधार जो है, सबसे पहला जो है बेसिक कार्बन की जो उन श्रृंखलाओं पर आधारित होता है। समजातीय श्रेणी में अगर कार्बन 1 है तो अलग नाम होगा, 2 है तो अलग, 3 है तो अलग। लेकिन जब प्रकार्यात्मक समूह उसमें जुड़ जाते हैं तो उसकी प्रकृति के अनुसार या तो नाम के आगे जिसे हम पूर्वलग्न या उपसर्ग कहते हैं, या नाम के पीछे जिसे हम अनुलग्न या प्रत्यय कहते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है? प्रकार्यात्मक समूह पे, कि किस प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह है, उसी के हिसाब से नाम या तो आगे, नाम के आगे कुछ लग जाता है या नाम के पीछे। जैसे अल्कोहल में नाम के पीछे जो है ऑल लग जाता है, जैसे मिथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। और नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन के श्रृंग के आधार पे कितने कार्बन है उसके आधार पे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये अभी हमने पढ़ा ही था। अब सबसे पहला जो है आपको क्या करना होता है, सबसे पहला जो नियम है, अच्छा ये जो नियम है ये किसके द्वारा बताया जाता है? तो ये बताया जाता है IUPAC, इसको हम कहते हैं IUPAC नामकरण। ठीक है, IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और इसी के द्वारा नामकरण किया जाता है। जो रसायन शास्त्र में नामकरण, जो केमिस्ट्री में नामकरण की जो जिम्मेदारी है वो इसी के द्वारा, इस नियम और बताए जाते हैं, क्या रूल्स हैं वो इन्हीं के द्वारा बताए जाते हैं। तो सबसे पहला है, ये एक संस्था है। तो सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिक के नामकरण में सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे अगर 3 है तो नाम जो है वो क्या होगा? अगर सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो प्रोपेन होगा, और अगर उसमें डबल बॉन्ड आ जाता है तो प्रोपीन हो जाएगा। लेकिन अब अभी आप सिंगल बॉन्ड वाले ही ध्यान रखो, संतृप्त की ही हम बात कर रहे हैं। तो 3 कार्बन वाले परमाणुओं का यौगिक का प्रोपेन होगा, 4 का ब्यूटेन। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कार्बन परमाणुओं की संख्या। दूसरा, प्रकार्यात्मक जो समूह है उसकी उपस्थिति में उसको पूर्वलग्न या अनुलग्न के साथ, कि किस प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह है उसके हिसाब से पूर्वलग्न या तो आगे नाम के या नाम के पीछे जो है यौगिक के नाम में दर्शाया जाता है। ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे अच्छा, तीसरा जो है वो है प्रकार्यात्मक समूह के नाम को जब पीछे जोड़ते हैं, अनुलग्न के आधार पर देना हो, तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि अगर जो प्रकार्यात्मक समूह का जो अंतिम नाम है AEIOU से प्रारंभ हो, जो अगर, तो कार्बन श्रृंखला के नाम से ई हट जाता है। जैसे अगर आप प्रोपेन में लास्ट में अगर आप देखो, इंग्लिश में अगर हम नाम लिखते हैं तो प्रोपेन होता है तो लास्ट में ई हट के, और अगर कोई प्रकार्यात्मक समूह है जिसमें कि AEIOU है, जैसे ओ ऑल आता है, तो ऑल के केस में ये ई हट के सिर्फ प्रोपेन और ऑल हो जाता है, तो प्रोपेन ऑल। इस तरह से हम, इसका नाम प्रोपेनॉल हो जाता है। तो अगर प्रकार्यात्मक समूह के नाम के आगे AEIOU है तो आप उसको हटा दो। अब जैसे प्रकार्यात्मक समूह पढ़ा है तो अल्कोहल के लिए आपने पढ़ा है ऑल होता है तो इसमें O है। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए पढ़ा है आपने अल होता है तो इसमें A है। कीटोन के लिए पढ़ा है आपने ओन होता है तो इसमें O है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आप ओइक एसिड पढ़ते हो तो इसमें भी ये है। तो इन सभी केस में ई जो है लास्ट का वो हट जाएगा, क्योंकि 2 वॉवेल एक साथ हम नहीं लगाते, ई हट के और फिर ये बाकी चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रोपेन से ऑन जोड़ना है तो ऑन जोड़ना है तो ई हट जाएगा तो हो जाएगा प्रोपेन और ऑन, तो प्रोपेनॉन नाम हो जाएगा। और अगर चौथा आपको ध्यान रखना है, अगर असंतृप्त कार्बन श्रृंखला आ जाए तो नाम में एन को ईन या आइन से प्रतिस्थापित करना है। अगर द्वि आबंध है कार्बन और कार्बन के बीच तो उसे हम कहते हैं एल्कीन, तो एन की जगह पर आपका एल्कीन आ जाएगा। और अगर 3 कार्बन है
तो एल्काइन हो जाएगा। 3 कार्बन वाला प्रोपाइन हो जाता है और 3 कार्बन वाला जो है एल्कीन हो जाता है प्रोपीन। अब देखते हैं कुछ यौगिकों के नाम और उसके प्रकार। जैसे अगर हेलोजन आ जाए, हेलोजन ग्रुप जिसे हम कहते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, अभी आप में यही दोनों दिया हुआ, इसी को ध्यान से समझ लो। वैसे तो आयोडीन और फ्लोरीन भी इसी के अंदर आते हैं। ये हमेशा पूर्व लगन में आता है। तो ये आप पूर्व लगन मतलब सबसे नाम के आगे आता है। तो जब मान लो यहाँ एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन की जगह पर ये आया था, हाइड्रोजन की जगह जो आता है उसे क्या कहते हैं, विषम परमाणु। लेकिन जब उसका कुछ गुण होता है तो उसे हम कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह, क्योंकि उसके गुण में परिवर्तन लेके आ जाता है। तो ये Cl आ गया है। अब इसमें जो है Cl हमेशा पूर्व लगन में आता है। Cl होता है तो उसे हम कहते हैं क्लोरो, और Br आता है तो उसे कहते हैं ब्रोमो। तो क्लोरो नाम के बिल्कुल आएगा, तो क्लोरो और बाकी सब 3 कार्बन है तो प्रोपेन, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है तो प्रोपेन ही हो जाएगा। तो क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो गया। यही अगर 4 कार्बन होता तो क्लोरोब्यूटेन नाम हो जाता। ठीक है। अब अगर ब्रोमीन आ गया है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का प्रोपेन, ब्रोमीन है तो ब्रोमो प्रोपेन। दूसरा है एल्कोहल। एल्कोहल में हमेशा अनुलगन में आता है, मतलब नाम के पीछे आता है। एक और कंडीशन होता है, जब दोनों ग्रुप एक साथ आ जाए तब कौन सा अनुलगन होगा और कौन सा पूर्व लगन होगा। अगर दो एक साथ आ जाए तो कौन आगे लगेगा कौन पीछे लगेगा, तो वो हम बाद में देखेंगे। वो अभी 10th में आपको उस हिसाब से नहीं है। अब एल्कोहल की अगर हम बात करें तो एल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन की जगह पर OH आ जाता है। 3 कार्बन को हमने कहा प्रोपेन, और OH जो एल्कोहल में ऑल लग जाता है तो नाम हो गया प्रोपेनॉल। ठीक है। और अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में हो जाता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप। अंतिम में अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो वो हो जाता है एल्डिहाइड, और इसमें अल लग जाता है अनुलगन में और नाम हो जाता है प्रोपेनल। 3 कार्बन में प्रोपेनल, 4 में ब्यूटेनल, 5 में पेंटेनल। ठीक है। अच्छा, सबसे जो सिंपलेस्ट है, सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड या सबसे जो पहला मेंबर है, पहला जो सदस्य है एल्डिहाइड ग्रुप का, वो कौन सा होता है? अगर सिर्फ एक कार्बन वाला हो तो HCO और H, तो इसको हम लिखते हैं HCHO। एल्डिहाइड ग्रुप को लिखा जाता है CHO से, क्योंकि COH लिख देंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको CHO से लिखते हैं। तो एक कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? मीथेनल। ठीक है। तो सबसे पहला एल्डिहाइड जो है वो क्या होता है? मीथेनल। अगला है कीटोन। कीटोन कब होता है? जब ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो बीच में आए। ठीक है, ये 2 कार्बन के बीच में आए। तो इसीलिए जो पहला कीटोन या सबसे सरलतम कीटोन जो बन सकता है वो कौन सा होगा? प्रोपेनॉन। क्या इथेनॉन बन सकता है? तो बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि इथेनॉन में 2 कार्बन है और दोनों कार्बन में बीच में कोई भी कार्बन नहीं आ पाएगा। क्या मिथेनॉन बन सकता है? तो बिल्कुल मिथेनॉन भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कार्बन है। तो कीटोन बनाने के लिए हमें कम से कम कितने कार्बन की ज़रूरत है? कम से कम 3 कार्बन की। तो इसलिए सरलतम कीटोन होता है प्रोपेनॉन। फिर अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम के पीछे ओइक एसिड, अनुलगन मतलब नाम के पीछे ओइक अम्ल लग जाता है, और ये 1 कार्बन 2 कार्बन में भी पॉसिबल है। सरलतम होता है 1 कार्बन वाला, जिसमें C डबल बॉन्ड O और एक साथ OH, तो कार्बन का एक ही बचा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। तो इसको हम लिख देते हैं HCOOH, और इसका नाम हो जाता है मिथेनोइक अम्ल। ठीक है, क्या नाम हो जाता है? मिथेनोइक अम्ल। यही अम्ल जो आपने पढ़ा होगा नेटल के डंक में या चींटी के डंक में, यही अम्ल पाया जाता है जो आप पढ़ते हो ना, मिथेनोइक अम्ल। और इसी को हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, इसी को फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है, जो कि चींटियों के डंक में पाया जाता है। आपने पीएच वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर 3 कार्बन वाला है तो नाम के पीछे आ जाता है प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, और यहाँ पर ये COH। इसमें भी ये ध्यान रखना, ये हमेशा एंड में ही रहेगा। क्यों एंड में रहेगा? क्योंकि 3 बॉन्ड तो इसके पहले से बने हुए हैं, एक ही बॉन्ड खाली है, तो इसीलिए ये भी हमेशा एल्डिहाइड की तरह ये भी हमेशा एक तरफ ही रहता है, एक सिरे पे रहता है, ये बीच में नहीं होता है। अगला है एल्कीन। तो एल्कीन में जो अनुलगन है वो ईन आ जाता है। तो प्रोपेन 3 कार्बन वाला है, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया तो हो गया प्रोपीन, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हो गया प्रोपाइन। अच्छा, एल्कीन और एल्काइन जो सरलतम है, सबसे पहला जो एल्कीन है वो कौन सा होता है?
एथीन, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसी तरह से एथाइन जो है वो बनता है। अगर आपसे पूछा जाए मीथीन बन सकता है तो नहीं बन सकता, मीथीन या मिथाइन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ये बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये था आपका इनका नॉमेनक्लेचर, ये जिसे हम कहते हैं नामकरण। ये आप आसानी से इसको देख के कर सकते हो। ये तो ब्रोमीन, ये प्रोपेन के हिसाब से दिया है, इसको आप पेंटेन, हेप्टेन और ब्यूटेन इसके हिसाब से आप देख सकते हो। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। जैसे पहला कहा गया है, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। तो हमने बताया था जब भी 5 कार्बन है, मतलब पेंटेन है तो 5 कार्बन है। अभी हाइड्रोजन छोड़ दो, पहले 5 कार्बन है, पहले तो ये एक सीधा चेन आ जाएगा, तो पहला तो एक यही हो जाएगा। दूसरा, अगर हम 4 कार्बन को एक साथ रखें, 5वां कहाँ रखें, यहाँ रखेंगे तो वही स्थिति होगी, यहाँ रखेंगे तो वही स्थिति होगी, यहाँ नहीं रख सकते, तो एक यहाँ रख देते हैं, तो ये 5 कार्बन की स्थिति हो सकती है। तीसरा, अगर हम देखें क्या इसको यहाँ लाएं तो स्थिति में परिवर्तन आएगा, तो बिल्कुल परिवर्तन नहीं आएगा, एक ही जैसी स्थिति होगी। तो फिर अब आपका सी 3 कार्बन का है, एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल 3 इसके पॉसिबल हैं। अच्छा, इसमें जो नामकरण है, इसमें आप ध्यान रखना कि जब भी इस तरीके का आ जाए तब हम जो सबसे लंबी श्रृंखला है उसको लेते हैं। जैसे इसमें सबसे लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की पॉसिबल है, तो 1 2 3 4 सबसे लंबी एक सीधी चेन में है। तब इस केस में इसका नामकरण अलग तरीके का हो जाएगा। तब यहाँ पर जो है ये CH3, ये CH3, यहाँ पर CH, ये आपका CH2 और ये CH3। तो अब अगर देखें इसका नाम जो 4 कार्बन है, लेकिन दूसरे कार्बन पे अब इसका जो नाम देते हैं हम कम से कम नंबर देने की, इधर से दे नंबर तो 1 2 3 आएगा, इधर से दे तो 1 और 2 आएगा। तो कम से कम 2 पे अगर इसका नाम रखें तो 2 पे क्या है, एक कार्बन वाले को मीथेन कहते हैं, लेकिन जब ये इस तरह से ब्रांचिंग में आ जाए तब इसे कहते हैं एल्काइल। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, और टोटल कितने 4 कार्बन है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। हालांकि ये आपके कोर्स में अभी नहीं है, आगे चल के आप पढ़ोगे, फिर भी ब्रांचिंग वाला आप ध्यान में रख सकते हो। अगला है, कार्बन के ऐसे कौन से गुणधर्म है जिसके कारण चारों ओर कार्बन की विशाल संख्या दिखाई देती है। देखो, कार्बन की खास बात क्या होती है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। पहला तो ये है चतुसंयोजकता। दूसरा, कार्बन कार्बन के साथ बहुत लंबी श्रृंखला बना सकता है, जिसे हम कहते हैं श्रृंखलन, ठीक है। और कार्बन अलग अलग एटम के साथ, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, इन सब के साथ बॉन्ड बना सकता है। और 4 बॉन्ड बना सकता है, कोवलेंट बॉन्डिंग अलग अलग अधातुओं के साथ कर सकता है, और श्रृंखलन की। तो 3 कारण से इसके हम बहुत सारे हमारे आसपास कार्बन की यौगिकों की संख्या होती है। फिर है साइक्लोपेंटेन का सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। साइक्लो आपको पता है, साइक्लो कब आता है, जब एक सर्कल में आ जाए या एक बंद आकार में आ जाए। तो 5 कार्बन है, तो इसको बंद आकृति अगर बनाओगे 5 का, 1 2 3 4 और फिर ये यहाँ पर एक 5, इस तरह का आएगा। अब बाकी जगह आप हाइड्रोजन लगा दो, इसके के पास 2 बॉन्ड बना है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके पास भी 2 बॉन्ड बना है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ भी 2 बॉन्ड बना है तो इसको 2 हाइड्रोजन दे दो, इधर भी 2 बॉन्ड बना है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और यहाँ भी 2 बॉन्ड बना है तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10। साइक्लो जब भी होता है तब उसका जो फॉर्मूला है वो एल्कीन से 2 कार्बन कम हो जाता है, और एल्कीन जैसा उसका फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया साइक्लोपेंटेन का सूत्र। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप आसानी से इसका कर सकते हो। फिर है इसमें संरचनाएं बतानी है। एथेनोइक अम्ल, फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, CH3 और COOH। ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल को COH से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रोमोपेंटेन, तो पेंटेन का होता है C5H12, और लेकिन एक हटा के ब्रोमीन लगा है तो C5H11Br, ये इसका फॉर्मूला हो गया। हेक्सेनल तो ये एल्डिहाइड है, तो C4H9 और CHO, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब आप इसीलिए लिख सकते हो ब्यूटेनॉन, तो ब्यूटेनॉन में CO आ जाता है, तो इसका आप लिख सकते हो
4 कार्बन है तो इसमें CO यहाँ बीच में आ जाएगा आपका, और किधर भी आप 3 कार्बन, एक इस तरफ और 2 इस तरफ लिख सकते हो। तब आप इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का आसानी से बना सकते हो। इसका बनाओगे तो बहुत इजीली पॉसिबल है। अब 5वां देखो नामकरण के, अगर यहाँ हम देखें ये वाला इम्पोर्टेंट है, CH3CH2Br, तो 2 कार्बन है तो हो गया आपका इथेन और ब्रोमीन, तो इसका नाम क्या होगा ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन के लिए हम ब्रोमो यूज़ करते हैं नाम के आगे, तो ब्रोमो एथेन इसका नाम हो गया। ठीक है, इसका नाम देखो CO और H है तो एथेनल होता है, लेकिन एक कार्बन है तो इसका नाम क्या हो गया, इसका एक कार्बन को हम कहते हैं मीथेन, तो मेथेनल, मेथेनल। ठीक है, और अब यहाँ अगर देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं हेक्सेन, लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा हेक्साइन, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साइन। ठीक है, तो ये इसके 3 नॉमेनक्लेचर हो गए। तो आज नॉमेनक्लेचर तक ही रखते हैं, कल हम नेक्स्ट वीडियो में कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें दहन और बाकी जो इसके रासायनिक गुणधर्म है वो करेंगे, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद वाले चैप्टर में हम एक कार्बनिक यौगिक जिसमें एथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 2 और लेक्चर में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा लंबा नहीं रख रहे हैं ताकि आप आसानी से इसको अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस नॉमेनक्लेचर के देख लेते हैं जो आज के वीडियो से रिलेटेड है, तो वो भी हम इसमें कवर कर लेते हैं। जैसा कि अगर देखो ये है, इसमें कहा गया है एथेन का आणविक सूत्र, एथेन है C2H6, इसका आणविक सूत्र यह है, कितने सहसंयोजी आबंध है, तो इथेन को अगर बनाओ तो कितने सहसंयोजी आबंध बनेंगे, तो देखो 3 यहाँ बनते हैं। ठीक है, 3 यहाँ बने, 3 तो हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ने इसके साथ बनाया, 1 इन दोनों के बीच में बनता है, तो टोटल 3 और 3 6 और 1 7 सहसंयोजक आबंध बनेंगे। ठीक है, अगला है ब्यूटेनॉन, 4 कार्बन का यौगिक है। प्रकार्यात्मक समूह क्या है, जब भी नाम के पीछे क्या है नॉन का मतलब ऑन आ जाए, तो ऑन कब आता है, जो ONE के लिए, और ONE का मतलब होता है हम किसके लिए यूज करते हैं कीटोन के लिए। ठीक है, तो कीटोन है इसका प्रकार्यात्मक समूह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगला है खाना बनाते समय, अच्छा ये अभी आपने नहीं किया, आगे पढ़ेंगे। इसमें आपको बताना है आबंध निर्माण के सहसंयोजी आबंध की प्रकृति, तो CH3Cl, तो एक इधर Cl हो गया, इधर H हो गया, तो सहसंयोजी आबंध इस तरीके से बन जाता है, एकल आबंध बनेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन वाला है तो मेथेन, और क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। ठीक है, अब इसमें और समझाती श्रेणी ये हमने कर लिया, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और बाकी इसमें नाम का तो और नहीं है, आएगा तो हम इसको और अगली चैप्टर में इजीली कर लेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, इसको अच्छे से नोट्स बना लो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर कोई वीडियो में समझ नहीं आ रहा हो तो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।